नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व पुनः एक बार आप सभी को बता दें कि उड़ान आईएएस अकादमी आपकी पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने के लिए पुनः एक बार सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहा है, जो कि प्रारंभ हो चुका है 16 मई से। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको कुल 72 टेस्ट की श्रृंखला प्रदान की जाएगी। इस टेस्ट सीरीज से जुड़े अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2021-22 के अंतर्गत सिंचित धान फसलों के लिए कुल कितनी राशि प्रति एकड़ ऋण किसानों के लिए तय किया गया है। ठीक, आपको बता दें कि जो भूमि होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, एक ऐसी भूमि होती है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, इसको सिंचित भूमि कहा जाता है। ठीक, और एक ऐसी भूमि होती है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वर्षा आधारित होती है या काफी दूर दराज में वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, तो उसे असिंचित भूमि कहा जाता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इस खरीफ वर्ष में, आगामी जो खरीफ वर्ष है उसमें सिंचित जो भूमि है और यहां पर यदि धान की फसल ली जा रही है तो इस धान के फसल के लिए प्रति एकड़ ऋण के रूप में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसे। तो चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 जून 2021 की प्रविष्टि है। इसमें लिखा है कि खरीफ रबी की फसलों सहित फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए ऋण मान तय कर दिया गया है। ठीक है, जो ऋण की राशि है वो तय किया गया है। ठीक, लिखा क्या है कि जिले के किसानों को फसल उत्पादन के दौरान होने वाली आर्थिक समस्याओं को दूर करने एवं फसल की लागत को कम करने के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न फसलों के लिए ऋण मान तय कर दिया गया है। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर कहां है? जब आप दूसरे पैराग्राफ में आएंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, खरीफ वर्ष 2021-22 के अंतर्गत सिंचित धान फसलों के लिए कुल 19,800 रुपए प्रति एकड़ ऋण किसानों के लिए तय किया गया है। ठीक है, देखिए ये किसके लिए बात कर रहा है? सिंचित धान फसलों के लिए, यानी कि वह भूमि जहां पर धान की फसल बोई जा रही है और वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक, वहीं अगर धान असिंचित की बात करें, ठीक है, तो असिंचित के लिए 14,400 रुपए प्रति एकड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक, इसके अलावा और अन्य फसलों के संबंध में भी दिया गया है, यहां पर आप उसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आपको प्रश्न में किसके संबंध में पूछा है? सिंचित धान के संबंध में। तो आंसर क्या होगा? 19,800 रुपए प्रति एकड़। यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है, यहां पर 19,800 रुपए की राशि जो है वो प्रति एकड़ दी जाएगी सिंचित धान फसलों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट बनाने व बिक्री में अद्यतन स्थिति में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ठीक है, आपको पता होगा गोधन न्याय योजना के संबंध में 20 जुलाई 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं और ये बहुत बड़ी योजना है भाई, बहुत बड़ी योजना है ये। ठीक, गोधन न्याय योजना कौन सा त्योहार था ये जब प्रारंभ किया था? उस दिन छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार के नाम से प्रसिद्ध है हरेली का त्योहार। ठीक है, इस गोधन न्याय योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है वर्मी कंपोस्ट उत्पन्न करना, ठीक है, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, और दूसरा इसका लक्ष्य है जो भूमिहीन कृषक है, ठीक है, या यूं बोल सकते हैं जो गोपालक हैं, ठीक है, जो गायों को पालते हैं, उन परिवारों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक, हाल ही में 21 मई के दिन गोधन न्याय योजना से जुड़े जो गोपालक हैं, पशुपालक हैं, उनको जो पैसा है वो प्रदान भी किया गया है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने और बिक्री करने में,
ठीक है, ये जो गौठान में गोबर खरीदा जाता है इस योजना के अंतर्गत, इस गोबर से क्या बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और उस वर्मी कंपोस्ट को फिर बेचा जाता है, ठीक, गौठानों के ही माध्यम से। तो कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है इस वर्मी कंपोस्ट को निर्माण करने में और इसको बेचने में? ऑप्शन है आपके पास मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा या रायगढ़। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसे भी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 जून 2021 की प्रविष्टि है, लिखा है गोधन न्याय योजना वर्मी कंपोस्ट बनाने में और बिक्री में रायगढ़ जिला शीर्ष पर है, ठीक। इसके साथ ही पशुपालकों को 100% भुगतान करने वाला भी प्रदेश में पहला जिला है रायगढ़, ठीक। लिखा है इसमें आगे कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में रायगढ़ जिला पहले पायदान पर है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में रायगढ़ जिले में अब तक सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और विक्रय किया गया है। जिले में योजना अंतर्गत कुल 222 सक्रिय गौठान हैं, ठीक है, जबकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर लगभग 5800 के आसपास जो गौठान है वो निर्मित किए जा चुके हैं, ठीक, जिनमें से 26,45,167, ठीक है, 26,45,167 किलोग्राम खाद जो है ये निर्मित किया जा चुका है, ठीक, जिससे लगभग 12,26,665 किलोग्राम खाद की बिक्री की जा चुकी है, ठीक है। ये इतना कुल उत्पादन किया गया है, इसमें से 12,26,665 किलोग्राम खाद जो है वो बेचा जा चुका है, ठीक, जिसकी कुल विक्रय राशि लगभग 1,22,15,765 रुपए है, ठीक। इतनी राशि का जो वर्मी कंपोस्ट है इसको बेचा जा चुका है, ठीक। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक। साथ ही इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, ठीक, जैसे कि गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया, क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत गोबर की खरीदी की जाती है, कौन से त्योहार के दिन प्रारंभ हुआ, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें गोधन न्याय योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ जिला प्रथम है वर्मी को कंपोस्ट बनाने में और उसकी बिक्री करने में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र होंगे, ठीक। आपको पता होगा कि 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ किया गया था। इस दिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, ठीक है, इसी दिन से इसको प्रारंभ किया गया। और अभी जब 21 मई 2021 आया, ठीक है, तो इस 21 मई को इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दूसरा चरण, दूसरा फेज प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अन्य लोग जो छूट गए थे उनको भी शामिल किया गया, बहुत सारी फसलों को शामिल किया गया है, ठीक। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत अब पात्र कौन कौन है, ठीक, किसको किसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले है सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक, दूसरा है संस्थागत भूधारक, रेगहा और बटाईदार, लीज खेती करने वाले कृषक। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है कि राज्य में फसल विविधीकरण, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, फसल के काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर, किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, ठीक है। नया गाइडलाइन जो है वो लाया गया है, ठीक। उप संचालक, यहां पर देखेंगे उप संचालक कृषि बिलासपुर ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अब आपके प्रश्न का उत्तर प्रारंभ होता है, सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे, ठीक। इसके बाद लिखा है संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे,
ठीक, यानी कि जो संस्थागत भूधारक है या रेगा जो लेते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा रेगा लिया जाता है, ठीक, किसी और के बदले किसी और के द्वारा कृषि की जाती है। बटाईदार लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना से लाभान्वित नहीं होंगे, इनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? केवल सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देख पा रहे हैं केवल एक जो है इसमें आंसर होगा, जिसमें कौन शामिल है? केवल सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के रकबे के रूप में पंजीकृत भूमि में अन्य चिन्हित खरीफ फसलों के उत्पादक एवं वृक्षारोपण करने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि आदान सहायता के रूप में दी जाएगी? तो यह प्रश्न होगा आज आपका होमवर्क। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको बांटकर एग्जाम्पल देके बताया था इसको। ठीक है, मान लो ये 2 खेत हैं, ठीक है, चलो 3 खेत ले लेते हैं। एक ऐसा खेत है जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान धान बोआया था, और इस वर्ष भी क्या बोआया है? 2021-22 के दौरान धान ही बोया गया है। ठीक, दूसरा, मान लो यदि यहां पर पहले सोयाबीन बोया गया था और इस साल भी इसमें क्या बोया जा रहा है? सोयाबीन बोया जा रहा है। तीसरी स्थिति कि यदि पहले इसमें धान बोया गया था और इस साल इसमें सोयाबीन या मक्का, ठीक है, कोई अन्य खरीफ फसल बोया जा रहा है। तो 3 स्थितियां यहां पर बनती है। ठीक, चौथी एक और स्थिति बनती है जिसमें पहले सोयाबीन बोया गया था और अब बोया जा रहा है धान। ठीक है, ये 4 स्थितियां बन सकती है। तो ये स्थिति में, ठीक है, जब पिछले साल जिसने धान बोया था इस साल भी वो धान बोया है, और यदि वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी? दूसरी स्थिति में कितनी राशि दी जाएगी? तीसरी स्थिति में कितनी राशि दी जाएगी? और चौथी स्थिति में कितनी राशि दी जाएगी? ये मैंने आपको पूरा बताया है। ठीक, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी गैर अनुदान प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में कितनी प्रतिशत सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है? ठीक, आपने सुना होगा एक एक्ट आया था, RTE का एक्ट, राइट टू एजुकेशन का एक्ट आया था, उसी के अंतर्गत यह प्रश्न है। ठीक, पूछ रहा है कि यदि कोई बच्चा जो कि दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार से आता है उसको अल्पसंख्यक और प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में, ठीक है, या सभी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कितना प्रतिशत सीट जो है वहां पर आरक्षित किया जाएगा ऐसे बच्चों के लिए? ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक, लिखा क्या है कि ये जो एक्ट है भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। ठीक, ये जो RTE एक्ट है ये कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को, तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ठीक है, लागू कब हुआ बोलेगा तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, छत्तीसगढ़ में RTE योजना का लाभ सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो योजना है, ठीक है, देखिए RTE एक्ट तो खैर पहले ही आ गया था, वर्ष 2002 में आ गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है वर्ष 2002 में आ गया था, लेकिन वर्ष 2010 में यह प्रावधान किया गया कि भाई जो स्कूल्स हैं अनुदान प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त, उन स्कूलों में कुछ सीट जो है वो आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, कुछ सीट जो है वो आरक्षित किया जाएगा उन गरीब और जो असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक, तो इसी में आगे पढ़ते हैं कि पूर्व में अधिनियम का लाभ कक्षा 8वीं तक ही दिया जाता था, परंतु अब इसमें
छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर संशोधन कर सत्र 2021 से इसकी मान्यता बढ़ाकर कक्षा 12वीं तक कर दी गई है। ठीक, इस एक्ट के अंतर्गत सभी गैर अनुदान प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट जो है वो दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। बाकी आप इसको अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा कि 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित किए जाएंगे उन बच्चों के लिए। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई। ठीक, देखिए ये जो ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्यों लाया गया था ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट। ठीक, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि परिवार की मजबूरी के कारण या किसी अन्य कारण से, आर्थिक समस्या के कारण, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई की निरंतरता को जारी नहीं रख पाते हैं, यानी डेली स्कूल नहीं जा सकते। तो ऐसे बच्चों को इस स्कूल में क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। ठीक, इनको प्रतिदिन स्कूल आने की बाध्यता नहीं होती है। ठीक, और एक इसका फायदा ये होता है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो मान लो कोई व्यक्ति 8वीं पास है, ठीक है, 8वीं पास है और वो आगे पढ़ना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, इन ओपन स्कूल्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। ठीक, तो ये होता है ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में। तो आइए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में ओपन स्कूल कब प्रारंभ हुआ। चलिए, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, लिखा है कि छत्तीसगढ़ में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई है। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, वर्ष 2008 में प्रारंभ हुआ है यहां पर क्या, ओपन स्कूल। ठीक, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है हाल ही में किस नदी पर लक्ष्मण झूला के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, लक्ष्मण झूला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ना सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करने के लिए हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किस नदी पर है ये लक्ष्मण झूला जो है, ये सस्पेंशन ब्रिज जो है वो किस नदी पर बनाया जाएगा। ठीक, ऑप्शन है आपके पास खारून नदी, महानदी, अरपा नदी या हसदेव नदी। तो आइए जानते हैं इसको। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि ठकुराइन टोला घाट के पास लक्ष्मण झूला निर्माण हेतु 19.40 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। प्रविष्टि तिथि कब की है, 2 जून 2021 की। लिखा क्या है कि जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित खारून नदी में ठकुराइन टोला घाट के पास लक्ष्मण झूला के निर्माण के लिए 19,40,35,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां से कितने सारे फैक्ट निकल के आए, देखिए ये सस्पेंशन ब्रिज कहां बनाया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है आपका खारून नदी में, खारून नदी में बनाया जा रहा है। किस जिले में स्थित है, दुर्ग जिले में स्थित है। इसकी लागत क्या होगी, तो लागत क्या होगी 19 करोड़, यहां पर देख पा रहे हैं 19,40,35,000 रुपए। ठीक, इतने सारे फैक्ट जो है वो आपको मिल गए हैं यहीं से। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सी नदी पर, खारून नदी पर इसको बनाया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है अमेरिका में छत्तीसगढ़ मूल के निवासियों द्वारा निर्मित संस्था का नाम क्या है। ठीक, बहुत सारे छत्तीसगढ़िया भाई बंधु हैं जो कहां रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो वहां पर उनके द्वारा निर्मित संस्था का नाम क्या है, ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, अभी चर्चा में भी रहा था, आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, पहला है नाचा, दूसरा है फुगड़ी, तीसरा है कर्मा, चौथा है मैना। तो आइए जानते हैं कि इसका नाम क्या है भाई। चलिए, यहां पर देख पा रहे हैं आप,
नाचा संस्था ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया? कौन बोल रहा है? सुश्री अनुसुईया उइके जी, हमारी राज्यपाल। ठीक, देखिए ये जो नाचा संस्था है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। ठीक, तो आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि नाचा संस्था किस देश से संबंधित है? तो नाचा कहां से है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है नाचा जो संस्था है वो। ठीक, याद रखेंगे। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाचा। अमेरिका में रहने वाले जो मूल छत्तीसगढ़िया हैं उनकी संस्था है, नाम क्या है? नाचा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा ब्लड फॉर अस, ठीक है, ऐसा ब्लड फॉर अस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपके पास नाचा, समर्थ, संवेदना या रक्त। तो आइए जानते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? नाचा संस्था। ठीक है, नाचा संस्था मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। और इसी संस्था ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया क्या? ब्लड फॉर अस पोर्टल का शुभारंभ। ठीक, ये ब्लड फॉर अस पोर्टल क्या है? इसके द्वारा जो रक्तदान करने वाले लोग हैं, है ना, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो रक्तदान करते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, इनका क्या किया जाएगा? पंजीयन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति में संशोधन करके किस क्षेत्र में उत्पादन को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया है? ठीक है, किस क्षेत्र को शामिल किया है इसमें आपको पूछ रहा है। ठीक, आपको पता होगा कि जो हमारी औद्योगिक नीति है वो कब आई थी? 1 नवंबर 2019 को आई थी। 1 नवंबर 2019 से ये लागू है। ठीक, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं और सबसे ज्यादा प्रावधान जो है वो जो लघु वनोपज हैं, ठीक है, या यूं बोला जाए जो लघु और कुटीर उद्योग है उनसे संबंधित है। ठीक, उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन जो है इस औद्योगिक नीति के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो हाल ही में इसमें संशोधन किया गया है और एक ऐसा क्षेत्र है जिसको उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। ठीक, ऑप्शन क्या है आपके पास? मेडिकल क्षेत्र, ऑक्सीजन उत्पादन, स्टील उत्पादन या लघु वनोपज आधारित उद्योग। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं नई उद्योग नीति। तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 22 मई 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? नई उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन सर्वाधिक प्रोत्साहन की पात्रता की श्रेणी में रखा गया इसको। ठीक, क्षेत्र कौन सा है? मेडिकल क्षेत्र। ठीक, इसमें पढ़िएगा आगे तो समझ आएगा आपको कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड महामारी के चलते राज्य में मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए नई उद्योग नीति में संशोधन किया है। मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन को अब उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इससे राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों एवं अन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए निवेश को गति मिलेगी। ठीक है, इसके द्वारा जो मेडिकल क्षेत्र है, ठीक है, इससे संबंधित उद्योग जो लगाने वाले हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो अधिकाधिक प्रदान की जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसे समसामयिक घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय समसामयिकी में हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक, आपको पता होगा कि इसके ठीक पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री HL दत्तू जी। ठीक है, अब उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किसको बनाया गया है इस आयोग का प्रमुख? ये आपको पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन है आपके पास श्री अरुण कुमार मिश्रा, श्री विघ्नेश मिश्रा, श्री अतुल नंदन या श्री केशव निम्बार्क। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं।
चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं मिस्टर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ज्वाइंस एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक, प्रविष्टि तिथि कब की? 2 जून 2021 की। ठीक, लिखा क्या है? मिस्टर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टुडे ज्वाइंड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इंडिया। ही इज द 8th चेयरपर्सन ऑफ द NHRC इंडिया। ठीक, तो यहां से आपको क्रम भी पता चलता है कि ये कौन से क्रम के हैं। 8वें क्रम के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? श्री अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक, थोड़ा सा इस NHRC या जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। आयोग का अधिदेश मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा यथा संशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निहित है। ठीक है, यानी कि ये जो आयोग है इसका गठन कैसे होगा, इसके जजों के कार्य कैसे रहेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में वर्णित हैं, ऐसा बोलना चाहता है। ठीक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प के रूप में समर्थित किया गया था। ठीक, तो इसमें याद रखने लायक चीज क्या है कि इस संगठन का गठन कब हुआ। ठीक है, ये संगठन कब गठित की गई और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? श्री अरुण कुमार मिश्रा जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2021 में भारत से कुल कितना निर्यात व्यापार हुआ है? ठीक है, कुल कितनी राशि है जितने का निर्यात व्यापार जो है वो भारत के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 32.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 15.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 67.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 39.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आइए जानते हैं कि ये भारत का व्यापार जो है वो मई 2021 के अंतर्गत निर्यात में कितना रहा। चलिए, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप भारत का कुल आयात निर्यात व्यापार मई 2021 के प्रारंभिक आंकड़े। ठीक है, मई के लिए है स्पेशली। ठीक, मई 2021 में भारत से कुल 32.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात व्यापार हुआ है। ठीक, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक, आपको पूछा है ना कि कितने का निर्यात हुआ है, तो कितने का हुआ है? 32.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32.21 बिलियन US डॉलर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है, साइकिल को सुरक्षित और स्वस्थ व्यक्तिगत परिवहन माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु संचालित अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास लॉन्ग लाइफ विथ साइकिल, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज, चेंजिंग एनवायरमेंट, वी द सेवियर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इस अभियान का, इस मुहिम का क्या नाम रखा गया है। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इंडिया साइकिल फॉर चेंज, चुनौती की गति तेज हुई। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया इस अभियान का? इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज। ठीक है, ये जो अभियान है ना, ये बेसिकली पर्यावरण जो संसाधन है हमारे, उनको सुरक्षित रखने की तरफ एक कदम आप मान सकते हैं। ठीक, आपको पता होगा कि जो हमारी गाड़ियां चलती है ईंधनों से चलने वाली, उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उससे बहुत सारा कार्बन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, लेड निकलता है। ठीक है, तो इन सब में कमी लाना इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी राज्यों को ये बोला गया है कि आप अपने यहाँ साइकिल को प्रोत्साहित करिए। ठीक है, बहुत सारे राज्य के जो मंत्री हैं वो साइकिल से जो विधानसभा भवन है वहां तक आने का काम भी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, केवल इसको प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक, अब कितना दिन चलता है ये समय पर देखा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
आपको पता होगा कि भारत जो है वो अपने खनिज संसाधन जो है उनको भूगर्भ से निकालने के लिए अलग अलग देशों के साथ समझौता करता रहा है। तो हाल ही में एक देश के साथ समझौता किया गया है जिसके अंतर्गत खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण और उनके मानचित्रीकरण का काम किया जाएगा। तो वो देश कौन सा है भाई? ऑप्शन है अर्जेंटीना, आयरलैंड, मैक्सिको या इजराइल। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा देश है जिसके साथ अभी हाल ही में खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रविष्टि तिथि 2 जून 2021 की। लिखा क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है जिसके द्वारा अर्जेंटीना हमको हेल्प करेगा हमारे खनिजों के मानचित्रीकरण में और सर्वेक्षण में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का उपयोग करके वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु किस सार्वजनिक उपक्रम को कार्य सौंपा गया है? ठीक है, अब जो केंद्र सरकार है वो वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके साथ अनुबंध कर रही है। ठीक, तो अभी हाल ही में 3 कंपनियों के साथ यह अनुबंध किया गया है। कौन कौन सी है? देखिए ऑप्शन है आपके पास, हैफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई की कंपनी है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये वैसे बुलंदशहर में है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी है आपके पास उपयुक्त सभी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो संस्थान है, कौन कौन से वो सार्वजनिक उद्यम है जिनकी सहायता लेगी भारत सरकार। ठीक, तो देखिए यहां पर 2 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? वैक्सीन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र ने उठाए कदम। भारत बायोटेक के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत हैफकाइन बायोफार्मा कोवैक्सीन की 22.8 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। ठीक, ये पहला चीज कि कोवैक्सीन का उत्पादन करेगी ये जो कंपनी है वो। ठीक है, कोवैक्सीन का। आगे क्या लिखा है? इस पहल के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग आत्मनिर्भर भारत 3.0 मिशन कोविड सुरक्षा के तहत 3 सार्वजनिक उद्यमों को मदद कर रहा है। यानी कि 3 जो उद्यम है उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद, और तीसरा है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड। ठीक है, जो कहां है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ये तीनों कंपनियां जो है उसके साथ मिलकर के भारत सरकार जो है वो प्रयास करेगी कि कोवैक्सीन जो है उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये थे छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।